स्वागत। आज हम भारतीय दर्शन के 3 बहुत ही अहम विचारों पर बात करने वाले हैं, सत्व, रजस और तमस। हाँ बिल्कुल, ये 3 गुण। तो हमारे पास जो स्रोत हैं, उनसे एक बुनियादी सा सवाल उठता है ना, कि ये 3 असल में गुण हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर ये द्रव्य है, मतलब कोई सब्सटेंस या कण। सुनने में शायद ये बड़ा बारीक सा लगे, पर प्रकृति और ये पूरी सृष्टि कैसे बनी, इसे समझने के लिए इसका असर बहुत गहरा है। तो चलिए इसी को आज खुलकर समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और स्रोत भी देखिए, गीता है, महाभारत है, फिर सांख्य, वैशेषिक जैसे दर्शन है, और ऋषियों की अपनी व्याख्याएं भी हैं। हाँ। तो सारी बहस जो है वो इन्हीं शब्दों के मतलब पर, और सृष्टि से भी पहले वो जो मूल वास्तविकता थी वो कैसी थी, इस पर टिकी हुई है। अच्छा, तो अगर हम मूल ग्रंथों को ही देखें, जैसे भगवत गीता या महाभारत, हाँ। वो तो काफी साफ कहते हैं ना कि ये गुण है। हाँ खास तौर पर वो श्लोक प्रकृति संभवः, मतलब प्रकृति से उत्पन्न हुए। एकदम सही कहा आपने। संभवा, ये शब्द अहम है। स्रोत बताते हैं कि शिवजी ने भी, कृष्ण जी ने भी यही इस्तेमाल किया। अच्छा। और इसका इशारा यही है कि ये गुण प्रकृति के अंदर से ही जाहिर होते हैं। वो प्रकृति के लक्षण हैं, उसकी अवस्थाएं हैं, वो चीजें नहीं जिनसे प्रकृति बनी है। तो हाँ, जहां तक मूल ग्रंथों का सवाल है, वो तो इन्हें गुण ही मानते हैं। ठीक है, पर अगर ये इतना साफ है तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों है कि ये द्रव्य या पदार्थ भी हो सकते हैं? स्रोतों में आता है कि ऋषि दयानंद ने वस्तु जैसा शब्द इस्तेमाल किया, और सांख्य दर्शन में भी वो तद्रूपत्वात् वाली बात है, उसके रूप वाला। ये तो थोड़ा सब्सटेंस जैसा लगता है। हाँ, यहीं पर थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत पड़ती है। देखिए, स्रोत हमें याद दिलाते हैं महर्षि कणाद के विशेषिक दर्शन की। हाँ। वहां पदार्थ की जो परिभाषा है, उसमें सिर्फ द्रव्य नहीं आता, उसमें गुण और कर्म भी शामिल हैं। ओ अच्छा। तो किसी चीज को सिर्फ वस्तु या धातु कह देने से वो अपने आप में द्रव्य यानी सब्सटेंस नहीं बन जाती। समझ गई। और इसी तरह वो जो सांख्य सूत्र है 6.39 तद्रूपत्वात्, उसका मतलब इस संदर्भ में ये समझा जाता है कि ये गुण जब साम्यावस्था होती है ना, हाँ, साम्यावस्था। तो उस वक्त वो प्रकृति की जो अव्यक्त अवस्था है उसको साझा करते हैं। मतलब वो खुद पदार्थ नहीं है, पर उस वक्त प्रकृति जैसे ही अव्यक्त होते हैं। अच्छा। बिना अपने खास लक्षणों के। अगर उनमें वो प्रीति अप्रीति वाले लक्षण आ जाएं, तब तो वो प्रकृति रहेगी ही नहीं, वो तो महत बन जाएगी। हाँ। सृष्टि का पहला तत्व। हाँ, तो मतलब वो साम्यावस्था में बिल्कुल शांत, बिना किसी लक्षण के होते हैं। ये प्रकृति की साम्यावस्था का जो विचार है, ये संतुलन की स्थिति, ये काफी अहम लगता है फिर तो। बहुत ज्यादा। और स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ गुणों का मिक्सचर नहीं है, बल्कि उनकी पूरी तरह से निष्क्रिय, एकदम इनएक्टिव हो जाने की अवस्था है। का मतलब तो होगा कि वो चीजें कभी मिली, यानी उनकी एक शुरुआत हुई। हाँ, सही बात है। बल्कि संघात यहाँ एक ऐसी अवस्था है जहाँ गुण अपनी एक्टिविटी में पूरी तरह से इनएक्टिव या कहें हत हो जाते हैं, बिल्कुल निष्क्रिय। और इसी वजह से प्रकृति अनादि हो सकती है बिना किसी शुरुआत के, क्योंकि संयोग से बनी चीज तो अनादि नहीं हो सकती, है ना? बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो रही है। अगर प्रकृति ही मूल स्रोत है और वो साम्यावस्था में निष्क्रिय थी, तो सृष्टि बनने से भी पहले वो कैसी थी? हाँ। हाँ? स्रोतों में जो वर्णन है वो तो काफी हैरान करने वाला है। बिल्कुल है। ग्रंथ एक ऐसी स्थिति बताते हैं जो हमारे आज के लिए बिग बैंग सिंगुलैरिटी वाले विचार से लगभग उल्टी है। उल्टी कैसे? स्रोतों के हिसाब से देखिए, अनंत विस्तार मतलब इनफाइनाइट वॉल्यूम, शून्य द्रव्यमान, जीरो मास, परम शीतलता मतलब इनफाइनाइट कोल्डनेस, शून्य घनत्व, जीरो डेंसिटी, कोई फोर्स नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। अरे बाप रे। हाँ, एकदम एकसार, शांत। और ऐसी मौलिक अवस्था जिसका वर्णन करना भी मुश्किल है। न कण, न तरंग, न स्पेस जैसा कुछ, न स्ट्रिंग जैसा कुछ। पूरी तरह से अलक्षण, मतलब लक्षणों से रहित, अज्ञेय जिसे जाना ना जा सके, अतर्क्य जो लॉजिक से परे हो। वाह, अनंत शीतलता, शून्य घनत्व, ये तो ब्रह्मांड कैसे बना, उसकी जो आम कहानी हम सुनते हैं, उससे बिल्कुल ही अलग तस्वीर है। हाँ, है तो अलग। और स्रोत ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि जहां आज की भौतिकी भी मानती है कि प्लैंक टाइम से पहले क्या था वो हम नहीं जान सकते, वो अज्ञेय है। हाँ। लेकिन उनके जो अनुमान हैं, जैसे अनंत तापमान या घनत्व, वो इस वैदिक नजरिए से बिल्कुल अलग हैं। वैदिक दर्शन तो सृष्टि से पहले एक पूर्ण शांति और संभावना की अवस्था बता रहा है, जो शायद हमारे सामान्य तर्क के भी ज्यादा करीब लगे।
तो फिर इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकालें? ऐसा लगता है कि स्रोत बहुत मजबूती से कह रहे हैं कि सत्व, रजस, तमस असल में मौलिक गुण हैं, टेंडेंसीज हैं। हाँ, गुण। और इनके आपस में मिलने जुलने, इंटरैक्ट करने से ही ये दुनिया प्रकट होती है। पर अपनी मूल अवस्था में प्रकृति के अंदर ये बिल्कुल अव्यक्त और निष्क्रिय रहते हैं। बिल्कुल। और खुद प्रकृति का वर्णन भी बड़ा विरोधाभासी सा है। अनंत फैली हुई, पर उसमें कोई वजन नहीं, कोई घनत्व नहीं। सही कहा। और यहाँ जो सोचने वाली बात है वो इसका दार्शनिक पहलू है कि शायद ये जो वास्तविकता है ये किसी अनंत ऊर्जा या घनत्व वाले एक बिंदु से नहीं उभरी, बल्कि एक अनंत शांत संभावना वाली अवस्था से निकली है। और उस अवस्था की पहचान क्या है? इन 3 मौलिक गुणों का परफेक्ट बैलेंस। और एक आखिरी विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। अगर वास्तविकता का जो संभावित ताना बाना है उसमें ही ये गुण बुने हुए हैं, मतलब शुद्धता और प्रकाश सत्व, क्रिया और राग रजस, और जड़ता और अंधकार तमस, सृष्टि के दिखने से पहले भी, तो फिर ये अस्तित्व के अपने मूल स्वभाव के बारे में क्या बताता है जब वो असल में प्रकट होता है? सोचने वाली बात है ये। बिल्कुल, इस पे जरूर सोचा जा सकता है।